स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्स एंड प्रेशर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फोर्स एंड प्रेशर। चलो एक ठो बॉक्स कंसीडर करो। एक टेबल है, टेबल पर ये बॉक्स पड़ा है। ठीक है, अब इस बॉक्स को हमको हिलाना है, तो हम इसको दो तरीके से हिला सकते हैं। या तो इसको यहाँ से धकेल सकते हैं, धकेल करके हिला सकते हैं, पुश करके इस तरफ धकेलेंगे यानी कि पुश करेंगे तो ये हिल जाएगा। या फिर एक दूसरा तरीका है और इसको हिलाने का, इसमें एक रस्सी बांध करके इसको अगर खींचेंगे, ठीक है, तो भी ये हिलेगा। तो हम इसको इस तरफ खींच रहे हैं, रस्सी बांध करके इस डायरेक्शन में खींच रहे हैं तो ये पुल कर रहे हैं, और इसको इस तरफ धकेल रहे हैं, यहाँ से धक्का दे रहे हैं इस बॉक्स को, तो ये पुश कर रहे हैं। तो एक बॉक्स को हिलाने के लिए, यानी कि वो रुका हुआ बैठा हुआ है, रेस्ट के पोजीशन में है, नहीं हिल डुल रहा है, तो उसको हम लोग हिलाने के लिए दो काम कर सकते हैं, या तो पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। ये एक्चुअली में पुश और पुल करके हम लोग इस पर फोर्स लगाते हैं, तो इस फोर्स के कारण ये हिल सकता है। तो यही है फोर्स। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक टावर है, बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के छत पर से एक बड़ा सा बॉल है, गेंद जैसा, थोड़ा बड़ा साइज का है, इसमें एक रस्सी लगी हुई है। ठीक है, ये बॉल नीचे गिरने लगता है। ये बॉल इस तरीके से, इसमें ये रस्सी लगी है, ये नीचे गिर रहा है। अब इसको रोकना है, ये लगातार नीचे गिरते जा रहा है। तो रोकने के लिए दो काम हम लोग कर सकते हैं। ये रस्सी है, इसको ऊपर पकड़ के हम लोग यहाँ, ये खड़े हैं, अगर ये आदमी खड़ा है तो इस रस्सी को अगर पकड़ लेगा तो ये बॉल जो नीचे गिर रहा था सो यहीं पर टंगा रह जाएगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। इस रस्सी को इस बच्चे ने पकड़ लिया है। दूसरा एक और काम कर सकते हैं। मान लो ये सब स्टोरीज़ है, घर है, बिल्डिंग है, इस खिड़की से एक यहाँ पर कुछ ऐसा, या कोई आदमी नीचे खड़ा होकर के इस बॉल को इस तरफ धक्का दे देगा, रोक लेगा, नीचे नहीं गिरने देगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा, इसको नीचे नहीं गिरने देगा। तो भी इस स्थिति में ये नीचे नहीं गिरेगा, ये बॉल यहीं का यहीं पर रह जाएगा। तो ये बॉल जो चल रहा था, जो नीचे गिर रहा था, तो इसको रोकने के लिए हम लोग क्या काम किए? दो काम किए। एक, रस्सी से ऊपर खींचे, रस्सी को पकड़ के इसको ऊपर खींचे तो बॉल का गिरना रुक गया, यानी कि पुल किए। दूसरा, नीचे में खड़ा होकर के, नीचे में खड़े होकर के इस बॉल को ऊपर धक्का दिए, यानी कि पुश किए। तो यहाँ पर बॉक्स रुका हुआ था, जिसको चलाने के लिए, जिसको हिलाने के लिए हम पुश किए, धक्का दिए, या फिर पुल किए, इसको पकड़ के खींचे तो ये चलने लगा। ये बॉल जो कि चल रहा था, जिसको हम रस्सी के सहारे ऊपर पुल किए, या फिर नीचे से खड़े होकर के इस बॉल को ऊपर की तरफ पुश किए, तो ये बॉल का गिरना रुक गया। पहले ये गिर रहा था, या तो हम ऊपर खींच लेंगे या फिर नीचे से धक्का देंगे, तो ये बॉल का गिरना रुक जाएगा। इस तरीके से हम लोग देखें, यही फोर्स लगा करके हम लोग क्या काम करते हैं, ये पुल और पुश ही फोर्स कहलाता है। तो पुल और पुश लगा करके, फोर्स लगा करके हम लोग रुके हुए चीज़ों को मूव कर सकते हैं, या मूविंग चीज़ को स्टॉप कर सकते हैं, रेस्ट में ला सकते हैं। साथ में फोर्स से हम लोग एक और काम कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, ये बॉल जो है सो ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ से एक बैट्समैन बल्ला से, बैट से बॉल को हिट करता है, तो वो बॉल अब उधर जाने लगेगा। ये फोर्स लगाया, ये बैट, ये जो बॉल यहाँ पर आया तो बॉल को बैट से फोर्स लगाया, पुश किया, ठीक है, एट एन सर्टेन डायरेक्शन, एक सर्टेन एंगल पर उसने पुश किया तो बॉल का डायरेक्शन चेंज हो गया। तो फोर्स से क्या क्या काम किया जा सकता है? ठीक है, फोर्स से ब्रिंग समथिंग इन मोशन, ये रुका हुआ था ये बॉक्स, इसको चलने लगा, ये मोशन में आ गया। ठीक है, ब्रिंग समथिंग इन रेस्ट, जो चल रहा था ये बॉल, नीचे गिर रहा था, उसको रेस्ट, रोक दिए। रेस्ट मतलब रुका हुआ होना। यहाँ पर अब बॉल आकर के रुका हुआ है, लटका हुआ, सीधा रुका हुआ रहेगा, नीचे नहीं गिर पाएगा। साथ में चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये तीन चीज़ कर सकता है फोर्स से, ये तीन काम कर सकता है, इसको आप लोग को याद रखना होगा। ठीक है, साथ में दूसरा एक एग्जाम्पल समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास एक गुब्बारा है, बलून, ठीक है, उस बलून को यहाँ पर आप रख दीजिए, ये रहा बलून,
धागा बंधा हुआ। इस बलून को अपने हाथ से आप इसको प्रेस कीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये बलून पिचक जाएगा, ठीक है। पहले फूला हुआ था, अब पिचक जाएगा। तो फोर्स आपने लगाया, इनफैक्ट अपने हाथ से इसको पुश किए हैं, नीचे की तरफ दबाए हैं, तो बलून पिचकेगा या नहीं पिचकेगा? बलून को अगर दबाइए बलून पिचकेगा। तो फोर्स क्या काम कर सकता है, ये जो गोल फुला हुआ शेप का था ये पिचक गया है, इसके शेप को आपने चेंज किया। तो फोर्स काम ये क्या काम कर सकता है, चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी ऑब्जेक्ट का शेप को भी चेंज कर सकता है। अब हम लोग आगे समझेंगे, इसी बॉक्स को समझते हैं। ये बच्चा ए है, ये वाला बच्चा, और ये वाला बच्चा बी है। ये ए जो है सो इसको राइट के डायरेक्शन में पुश कर रहा है, और बी जो है सो इसको राइट के ही डायरेक्शन में पुल कर रहा था, उधर खींच रहा था। तो ये भी इधर से फोर्स लग रहा है इस तरफ, और ये भी इधर से फोर्स लगा रहा है इसी तरफ, ठीक है। दोनों राइट के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। तो अगर ये आदमी फोर्स लगाना बंद कर दे तो क्या होगा बताइए? तब फोर्स जो लग रहा था इधर धकेल पा रहा था, दोनों मिल के एक ही डायरेक्शन में इसको धकेल रहा था। अब क्या है कि अकेले ए धकेल रहा है, तो ये धीरे धीरे चलेगा। तो हम लोग ये देखें कि अगर सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा। सेम डायरेक्शन में, इधर राइट के डायरेक्शन में पुश और राइट के डायरेक्शन में पुल, तो यानी कि फोर्स जो है सो ज़्यादा लग रहा था। ये जल्दी जल्दी धकेलने का काम जो है, इसको यहाँ से यहाँ जो ले जाना है ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन अकेले दोनों में से कोई एक हट जाएगा तो वो अकेले काम करेगा, ये अकेले जब काम करेगा तो धीरे धीरे लेकर के जाएगा, तो फोर्स कम लग पाएगा। तो फोर्स कब ज़्यादा लगेगा, जब दोनों काम करेगा। तो जब सेम डायरेक्शन में काम करता है तो एफ ए के कारण और एफ बी के कारण ऐड हो जाता है, तो ज़्यादा फोर्स हो गया ना। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इधर पुल कर रहा था, अब ये उल्टा काम करेगा, इसी के तरफ धकेलने लगेगा। तो ये क्या हो गया, जब इधर से ए इस बॉक्स को राइट के डायरेक्शन में इधर धकेल रहा है और बी इसको उल्टा इधर धकेल रहा है, तो ये बॉक्स किधर जाए, पहले तो इधर जा रहा था अब किधर जाएगा? तो अब तो अगर दोनों बराबर फोर्स से धकेल रहा है तब तो ये किधर भी नहीं जाएगा, दोनों के पास बराबर ताकत है, ठीक है। ए के पास भी फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं, ठीक है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये ए मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, बी भी 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है। तो पहले दोनों मिल करके एक ही दिशा में फोर्स लगा रहा था, तो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन टोटल 20 न्यूटन के फोर्स से ये बॉक्स राइट के डायरेक्शन में जा रहा था। लेकिन अब बी का मन बदल गया है, बी अब क्या काम कर रहा है, 10 न्यूटन का ही फोर्स लगा रहा है लेकिन उल्टा डायरेक्शन में। इधर ए जो है सो 10 न्यूटन से इसको राइट धकेल रहा है, बी 10 न्यूटन से इसको लेफ्ट धकेल रहा है, पुश कर रहा है। तो ये इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है और ये इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, तो तब तो ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, दोनों फोर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, घट करके जीरो हो जाएगा। एफ ए माइनस एफ बी इज इक्वल टू जीरो। तो पहले 10 न्यूटन था तो बॉक्स मूव कर रहा था, अब नेट फोर्स क्या है, रिजल्टेंट फोर्स इसको बोलते हैं, ज़ीरो है। तो आपने देखा कि बी जो है सो फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो फोर्स का इफेक्ट भी चेंज हो गया। तो फोर्स जो है सो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, यही बात मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश करता। ये गेंद जो इधर आ रहा था तो बैट्समैन किसी सर्टेन एंगल पर देता है तो बॉल इधर जाता है, किसी दूसरे एंगल पर उसको हिट करता तो बॉल हो सकता है इधर जाता, दूसरे एंगल पर हिट करता, यहाँ पर फील्डर होता बहुत स्ट्रांग तो फील्डर के थोड़ा बाजू से निकाल देता बॉल, क्योंकि उसके अलग एंगल पर वो हिट करता बॉल को। तो एंगल मतलब किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आप बॉल को हिट कर रहा है। अच्छा, एक और बात समझ लीजिए, ये तो जो बच्चा है इसमें से एक बच्चा ज़्यादा खाने पीने वाला है, मान लीजिए ये, तो ये 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, एफ ए का वैल्यू है 12 न्यूटन, ठीक है। एफ बी वही पुराना वाला 10 न्यूटन है। तब ये बॉल ज़्यादा ताकत तो इसके पास है, यानी कि इसका डायरेक्शन का काम हुआ, ये थोड़ा सा इसको धकेल पाया, ये कम धकेल पा रहा है और ये ज़्यादा धकेल पा रहा है, तो ये थोड़ा सा लेकिन बहुत कम धकेल पाएगा। पहले तो 20 न्यूटन से धकेल रहा था, दोनों मिल के धकेल रहा था उसी तरफ, लेकिन अब एक ही मात्र धकेल रहा है, थोड़ा सा 12 न्यूटन का फोर्स लगा, ये 10, तो 12 में से 10 को घटा दीजिए, तो यानी कि मात्र 2 न्यूटन के फोर्स से ये राइट डायरेक्शन में
राइट की तरफ मूवमेंट होगा। इसका पहले 20 न्यूटन से हो रहा था, क्योंकि दोनों एक साथ फोर्स लगा रहा था। अब दोनों निगेटिव एक दूसरे के अपोजिट में फोर्स लगा रहा है, इसलिए जब अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स घट जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा तो फोर्स ऐड हो जाएगा। 20 न्यूटन यहाँ 12 न्यूटन। एक और बात बताइए, ये अब यही ज़्यादा खाने वाला बन गया, ये कोई ज़्यादा ताकतवर बच्चा आ गया है, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तब बॉल किधर जाएगा? ज़्यादा तो ये धकेल रहा है इस तरफ इसको, तो ज़्यादा इस तरफ धकेल रहा है, और ये वाला बच्चा 12 न्यूटन से इसको इस तरफ धकेल रहा है। तो अब ये बॉक्स किधर जाएगा? जिधर ज़्यादा धकेल रहा है उधर जाएगा, यानी कि अब लेफ्ट की तरफ बॉल ये बॉक्स इस तरफ मूव करेगा। कितना न्यूटन के फोर्स से? तो 15 में से 12 को घटा देंगे, यानी कि 3 न्यूटन के फोर्स से अब लेफ्ट साइड में बॉक्स का मूवमेंट होगा। चलो अब हम लोग समझेंगे कि कोई भी जो फोर्स लगता है उसके लिए दो चीज़ का होना आवश्यक है। एक तो वो ऑब्जेक्ट और दूसरा वो बॉडी जो उस पर फोर्स लगा रहा। ठीक है, ए बी दो चीज़, एक ऑब्जेक्ट ये फोर्स लगाने वाला एजेंट, दूसरा वो ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रहा है। ये दोनों चीज़ होगा तब हम लोग फोर्स लगा सकते हैं। तो ये फोर्स जो लगता है, तो ये दो प्रकार से ये इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, तो फोर्स लगता है। पहला जो होता है सो कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। कांटेक्ट, छू करके हम लोग कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, दूसरा नॉन कांटेक्ट, बिना छुए हुए। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स कौन कौन सा होता है? हम लोग अपने हाथ के बल से, अपने शारीरिक बल से जो भी फोर्स लगाते हैं, जिसको कि मस्कुलर फोर्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर में जो ताकत है उसकी मदद से जो हम लोग फोर्स लगाते हैं, तो बिना छुए हुए हम लोग ताकत नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा सकते हैं। जैसे बिना छुए हम किसी किवाड़ को नहीं खोल सकते हैं, या तो हाथ से जाके छुए या फिर रस्सी बांध करके उसको खींच करके खोलें, या किसी भी तरीके से कांटेक्ट होना उसमें आवश्यक है। ठीक है, दूसरा कांटेक्ट फोर्स कौन सा होगा? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है, आइए समझते हैं। जैसे ये क्यूब है, इसी तरीके का एक क्यूब है, बॉक्स। ठीक है, थोड़ा छोटा बॉक्स है। इसको हम, ये लैंड है, पृथ्वी है, अर्थ है, इस डायरेक्शन में फेंकते हैं, और दूसरा 10 न्यूटन की फोर्स से, इतना ही ताकत से हम इसको इधर, ये ऊपर खबर ज़मीन है, ऐसा ज़मीन है। ठीक है, अनइवन रोड इसको कहते हैं, ज़मीन है ये, इसको नीचे में इसको धक्का देते हैं इसी डायरेक्शन में। ऊपर खबर रोड है, जिसको बोलते हैं खरंजा सड़क बोलते हैं, टूटा फूटा रोड है, इसको इस पर धक्का देते हैं। दोनों बार में हम 10 न्यूटन फोर्स यहाँ भी दे रहे हैं, 10 न्यूटन फोर्स यहाँ भी दे रहे हैं। जरा सा सोच के बताइए कौन से केस में ये आगे ज़्यादा दूर जाएगा? ये एयर में है, हवा में इसको फेंके हैं इस तरफ, और यहाँ ज़मीन पर फेंके हैं, किस केस में ये ज़्यादा दूर जाएगा? इस केस में जाएगा। क्यों इस केस में जाएगा? क्योंकि यहाँ ये सड़क के साथ, रोड के साथ लगातार घर्षण में रहेगा, रगड़ खाते हुए रहेगा। इस रगड़ खाने के कारण हम जो इसको स्पीड दिए हैं, धक्का दे करके जो स्पीड इसमें आया है, वो स्पीड धीरे धीरे कम जाएगा और यहाँ पर आकर के ये रुक जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये रगड़ नहीं हो, ये तो हवा में है, इतना ज़्यादा रगड़ इसमें नहीं हो रहा है, ये बहुत दूर तक जाएगा, इसका स्पीड कम नहीं हो पाएगा। इसका स्पीड इसलिए कम हो जाएगा क्योंकि ये सड़क के साथ लगातार रगड़ खा रहा है, घर्षण हो रहा है। इसी घर्षण को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। फ्रिक्शन वो फोर्स होता है जो इसकी स्पीड को कम कर दे, मोशन को कम कर दे। ठीक है, मोशन को अपोज करने वाले फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो फ्रिक्शन में भी आप लोग देखिए कांटेक्ट में होना चाहिए, यहाँ ज़मीन के साथ इसका कोई कांटेक्ट नहीं, तो फ्रिक्शन काफ़ी नहीं है, कम है। यहाँ ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है तो फ्रिक्शन है। तो ये दोनों हो गया कांटेक्ट फोर्स, मस्कुलर फोर्स, हाथ से की मदद से हम किसी चीज़ को धकेल सकते हैं, या फ्रिक्शन फोर्स, कांटेक्ट में होने के कारण उसका स्पीड कम जा सकता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स कितना होता है? 3 होता है। पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट को अट्रैक्ट करने के लिए, खींचने के लिए, दूसरे मैग्नेट को या धकेलने के लिए छूने की आवश्यकता तो नहीं है, मैग्नेट तो दूर से ही इसको खींच ले सकता है बिना छुए हुए। ठीक है, या धकेल ले सकता है। एक लोहा का कील है, कांटी जिसको बोलते हैं, नेल, उसको तो ये बिना छुए ही अपनी ओर खींच ले सकता है, फोर्स लगा करके पुल कर सकता है। ठीक है, दूसरे मैग्नेट को ये रिपेल कर सकता है, धकेल सकता है बिना छुए हुए, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ।
दूसरा हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये क्या होता है? आप लोग पेंसिल या स्केल को बाल में रब करेंगे, सूखे बालों में, और उसके बाद छोटे छोटे बीट्स ऑफ पेपर, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा को तो वो अट्रैक्ट कर लेगा, ऊपर खींच लेगा। तो ये जो फोर्स लगा, जो जिसके कारण पेपर का टुकड़ा ऊपर आकर के इस स्केल में टच कर जाता है, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो, इसमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे रखेंगे पेपर ऊपर खींच जाएगा। तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ये पेन है आपके हाथ में, ठीक है, इसको आप हवा में यहाँ पर छोड़ दीजिए, भाई नीचे क्यों गिर गया? नीचे इसलिए गिर गया क्योंकि अर्थ जो है सो इसको अपनी ओर खींच लिया ग्रेविटेशन की मदद से। ग्रेविटेशनल पुल के कारण ये नहीं, तो ग्रेविटेशन अर्थ को तो इसको छूने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये यहाँ हवा में ही है, लेकिन ग्रेविटेशन अर्थ जो है सो नीचे ही है, फिर भी इसको खींच लिया बिना छुए हुए। नॉन कांटेक्ट फोर्स ये 3 होता है, कांटेक्ट फोर्स ये 2 होता है। अब हम लोग सीखेंगे प्रेशर। आइए ये देखिए, ये एक पाइप नुमा चीज़ है और ये इसमें एक प्लेट लगा हुआ है। ठीक है, ये दूसरा पाइप नुमा चीज़ है और इसमें भी ये प्लेट लगा हुआ है, थोड़ा छोटा प्लेट है, इसका एरिया ज़्यादा है, इसका एरिया कम है। मान लीजिए इसमें 1 2 3 4 यूनिट एरिया है। ठीक है, ये 1 2 3 4 4 यूनिट एरिया है, यहाँ पर ये 1 ही यूनिट एरिया है। ठीक है, अब हम क्या काम करते हैं, ये एक हैमर जैसा चीज़ है। ठीक है, यहाँ से पकड़ के इसको किसी चीज़ पर हिट कर सकते हैं हम, और ये भी हैमर जैसा चीज़ है। हैमर मतलब हथौड़ा जैसा चीज़ है, इसको किसी चीज़ पर हिट कर सकते हैं। इससे अगर हम हिट करेंगे 10 न्यूटन के फोर्स से 10 न्यूटन का फोर्स दोनों में बराबर लग रहा है, और इससे हिट करेंगे तो क्या होगा, और उतना ही फोर्स से, उतना ही ताकत से इससे हिट करेंगे तो ये मान लीजिए बालू जैसा चीज़ है, ज़मीन है, ये लैंड है, तो इसमें इसका शेप गड्ढा जैसा बन जाएगा, और इससे अगर 10 न्यूटन के फोर्स से हिट करेंगे तो यहाँ पर भी गड्ढा जैसा चीज़ बन जाएगा। इसके कारण इसका शेप इसमें उभर जाएगा, क्योंकि हम इसका फोर्स लगाए हैं, इस पर यहाँ पर हिट किए हैं। तो इसमें ज़्यादा गहरा गड्ढा बनेगा। और एक और समझ लीजिए, ये भी एक हैमर है, इसमें ये फोर्स, ये एरिया और छोटा हो गया, ये ऐसा नोक वाला एरिया हो गया, और उतना ही 10 न्यूटन फोर्स से जोर से हम इसमें ज़मीन में हिट करते हैं, तो यहाँ भी इसका गड्ढा जैसा चीज़, ज़मीन खुद जाएगा यहाँ पर। तो सबसे ज़्यादा गहरा गड्ढा कौन बनाएगा? इससे हिट किए हैं उतना ही ताकत से, इससे भी हिट किए हैं ज़मीन पर, इतना ही ताकत से इससे भी हिट किए हैं, तीनों केस में ज़मीन में कुछ गड्ढा बन जा रहा है। तो सबसे नीचे तक गड्ढा, गहरा गड्ढा कौन बनेगा? यहाँ बहुत सारा गड्ढा नीचे तक हो जाएगा, ज़मीन नीचे हो जाएगा, या यहाँ ज़मीन नीचे हो जाएगा, या सबसे ज़्यादा यहाँ ज़मीन नीचे हो जाएगा। बिल्कुल ये नुकीला है, तो इसमें बहुत नीचे गहरा गड्ढा बन पाएगा। ये नुकीला नहीं है, ब्लंट है, इसका फेस बहुत बड़ा है, एरिया बहुत बड़ा है, तो यहाँ पर छोटा सा ही ज़मीन नीचे धंस पाएगा, यहाँ बहुत ज़्यादा धंस जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना भी फोर्स मिल रहा है सब एक ही जगह पर जा रहा है, सारा फोर्स। यहाँ जो फोर्स है तो एक यूनिट एरिया पर डिवाइड हुआ है, और यहाँ जो फोर्स 10 न्यूटन का फोर्स मिला है ये 4 यूनिट एरिया में डिवाइड हो गया। तो एक यूनिट एरिया में 2.5, फिर 2.5, यहाँ से यहाँ तक में 5 न्यूटन, और यहाँ से यहाँ तक में 5 न्यूटन। ये भी 5 न्यूटन जो मिला है 1 और 2 को, वो भी आधा आधा बढ़ गया, 2.5 न्यूटन इसके पास और 2.5 न्यूटन इसके पास। लेकिन यहाँ का जो 10 न्यूटन मिल रहा है, ये सारा 10 न्यूटन तो इसी के पास में रह जा रहा है, तो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, और ये जो 10 न्यूटन मिला है ये सारा एक ही पॉइंट पर लग रहा है, तो ये बहुत सारा न्यूटन, सारा 10 न्यूटन, सारा फोर्स एक ही जगह पर जाके लगेगा, जिससे ज़्यादा फोर्स मिला एक यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया ज़्यादा फोर्स मिला। पर यूनिट एरिया किस में सबसे ज़्यादा है? यहाँ तो एक यूनिट एरिया को 2.5, एक बच्चा है, मान लो 10 चॉकलेट है, तो यहाँ पर तो 2.5 चॉकलेट सबको मिला है, 2.5, 5 इस दोनों में बट गया, और 5 इस टोटल 10 है, 5 इस दोनों में और 5 इसमें और इसमें बट गया, ये दोनों 3 और 4 में 5 बट गया।
तो 5 भी दोनों आधा आधा कर लेगा तो 2.5 इसको मिलेगा, 2.5 इसको मिलेगा। तो पर यूनिट एरिया यहाँ पर निकला है 2.5 न्यूटन। एक एक यूनिट एरिया को 2.5 न्यूटन मिला। यहाँ एक ही यूनिट एरिया है तो पूरा 10 का 10 इसी को मिल गया। और यहाँ तो बाबू साहब एरिया बहुत छोटा है, बहुत छोटा, तो यूनिट एरिया ही बहुत कम गया। छोटा बच्चा को कुल मिला के ये समझिए यहाँ पर एक बच्चे को जो है तो 10 चॉकलेट मिल गया। यहाँ पर कुल मिला के बात ऐसी हो गई कि बहुत छोटा बच्चा है, 10 चॉकलेट खा भी नहीं सकता, उतना ज़्यादा इसको मिल गया। तो ये तो आधा खाएगा या थोड़ा सा चूसेगा, बाकी अब किसी दूसरे को भी दे सकता है। 10 चॉकलेट अगर मिला तो एक खा लेगा, बाकी 9 किसी दूसरे को, इतना इसके पास ज़्यादा हो गया। तो ये जो पर यूनिट एरिया हम लोग निकाल रहे हैं इसी को हम लोग कहते हैं प्रेशर। पर यूनिट एरिया यहाँ निकला है 2.5, एक को 2.5 मिल रहा है, यहाँ एक को 10 मिल रहा है, और यहाँ बाबू साहब एक को पर यूनिट एरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 10 से भी ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, टोटल 10 है, लेकिन यूनिट एरिया ही यहाँ इतना ज़्यादा छोटा हो गया कि उसके हिसाब से ये 10 बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर प्रेशर जो है तो एक यूनिट एरिया को अगर हम 10 साल का बच्चा मानेंगे इसको, तो उसके हिसाब से ये इस 10 जो है तो इसके लिए बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं ये जो प्रेशर, ये जो चीज़ निकाले इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। एक यूनिट एरिया पर कितना फोर्स आ रहा है, यहाँ एक यूनिट एरिया पर 10 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, यहाँ एक यूनिट एरिया पर 2.5 न्यूटन का फोर्स आ रहा है, और यहाँ एक यूनिट एरिया पर 10 से भी ज़्यादा, 10 जो इसको मिला वो उसके हिसाब से बहुत बड़ा है। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं प्रेशर। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। यहाँ पर यूनिट एरिया 4 है, एरिया क्या है 1 2 3 4 है, फोर्स कितना मिल रहा है 10 न्यूटन का फोर्स मिल रहा है। ठीक है, न्यूटन इसका यूनिट होता है, इसका मीटर स्क्वायर यूनिट होता है। तो प्रेशर क्या निकलेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। एक यूनिट एरिया को कितना फोर्स मिल रहा है तो 10 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया 4 मीटर स्क्वायर। टोटल मिला करके इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बटा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं पास्कल, PA से लिखते हैं इसको। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर को ही पास्कल हम लोग कहते हैं। तो आप लोग सीख गए कि प्रेशर क्या होता है। प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए ये एक ट्रायंगल बना लीजिए, और इसमें हम लोग लिखेंगे प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। देखिए ये बटा का साइन है। ठीक है, तो प्रेशर बराबर P बराबर हो जाएगा F/A, एरिया बराबर भी ये बटा का साइन है F/P। अगर एरिया निकालना होगा तो F/P, अगर फोर्स निकालना होगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है P इंटू A। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू F/A, और एरिया इज इक्वल टू F/P। ये फॉर्मूला हो गया प्रेशर से संबंधित। तो प्रेशर में यही आप लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि फोर्स जो होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा बंट जाता है। तो एक यूनिट एरिया को कितना फोर्स मिलता है ना उसी को हम लोग प्रेशर कहते हैं। तो जितना भी फोर्स रहेगा वो कितना में बट गया है, बटा मतलब बट गया मतलब बटा कर देना, बटा कर देना मतलब डिवाइड कर देना। एरिया से फोर्स कितना एरिया में बट जाता है, बट जाता है मतलब बटा कर देना, डिवाइड कर देना। तो फोर्स बट जाता है एरिया में इज इक्वल टू प्रेशर। ये जो फोर्स 10 यूनिट न्यूटन का है ये बट गया है पूरे एरिया में, सबको कितना कितना मिला तो एरिया से डिवाइड कर दिया 2.5 सबको मिला, वही प्रेशर होता है। इस बात को इस तरीके से याद कर सकते हैं। आइए अब हम लोग सीखते हैं जो लिक्विड होता है ना, लिक्विड और एयर। ठीक है, इसको फ्लूइड्स बोलते हैं, FLUIDS फ्लूइड्स। फ्लूइड्स क्या होता है, लिक्विड होता है, लिक्विड एंड GAS गैसेस। लिक्विड और गैस को हम लोग फ्लूइड्स बोलते हैं। तो इससे ये भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है,
कैसे इसको एग्जाम्पल में समझ सकते हैं हम लोग इस तरीके से। एक बड़ा सा 2 लीटर वाला बोतल ले लो पानी का, या कोल्ड ड्रिंक का, या किसी भी चीज़ का। उसको पूरा पानी से भर दो, ठीक है, पूरा में पानी भरा गया। यहाँ पर एक छेद कर दो और यहाँ पर एक छेद कर दो। अब देखो यहाँ पर जो छेद हुआ इससे बहुत ज़्यादा प्रेशर से पानी गिरा, बहुत दूर तक पानी जा रहा है। और यहाँ पर जो छेद हुआ उसमें ज़्यादा प्रेशर में पानी यहीं पर से गिरने लगेगा, या फिर हो सकता है दीवार के साथ ही गिरने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा दूर तक क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा फोर्स मिल रहा है और यहाँ बहुत दूर तक पानी जाता है, इसलिए इस पर ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। इसको ज़्यादा प्रेशर क्यों लग रहा है? ज़्यादा प्रेशर इस हाइट के कारण लग रहा है। जितना ज़्यादा ऊपर में पानी होगा उतना ज़्यादा प्रेशर लगेगा। यहाँ पर कम प्रेशर क्यों लग रहा है? इसलिए कम प्रेशर मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऊपर में इतना ही पानी है, इतना पानी से ये नीचे, इतना पानी के कारण इसमें कम फोर्स प्रेशर मिल रहा है। तो लिक्विड और गैसेज का जो प्रेशर होता है वो सिमिलर होता है, जैसे उसको फ्लूइड्स, प्रेशर बाय फ्लूइड्स कहेंगे। वो सिर्फ हाइट पर डिपेंड करता है। द अमाउंट ऑफ दिस वाटर या दिस फ्लूइड विल डिसाइड द अमाउंट ऑफ प्रेशर। कितना प्रेशर होगा, ये कितना पानी ऊपर में है या कितना फ्लूइड ऊपर में है, इस पर डिपेंड करता है। देखो अब तो एयर भी इसी तरीके से काम करता है। इस पूरे में एयर भर दीजिए, ठीक है। तो एयर में भी जो है, बलून ले लो, बलून में कहीं पर एक पंच कर दो, पिन कर दो, पंक्चर कर दो, ठीक है। यहाँ छेद कर देंगे तो इसमें से जोर से हवा निकलना चालू कर देगा। इतना हवा निकलना चालू कर देगा कि हवा इधर निकलेगा या बलून इधर फेंका जाएगा एग्जॉस्ट प्रेशर से, और हवा इधर। तो प्रेशर एयर भी ऑफर एग्जर्ट करता है और लिक्विड भी एग्जर्ट करता है। हमारा जो अर्थ है ये भी तो चारों ओर गैसेस से भरा पड़ा है, जिसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर, तो इतना सारा एयर, ये भी तो प्रेशर एग्जर्ट करता है। यस, बहुत सारा प्रेशर एग्जर्ट करता है। जिस तरीके से यहाँ देखिए इतना सारा पानी भरा था तो यहाँ पर इतना प्रेशर एग्जर्ट किया, उस तरीके से एक यूनिट पर भी हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना सारा वर्टिकल एयर भरा हुआ है। वर्टिकली कितना, एक सिलेंड्रिकल निकाल लेंगे इनफैक्ट, इतना कितना एयर इस पर है। तो नीचे में जितना ज़्यादा एयर ऊपर में, तो ऊपर में जैसे यहाँ कम प्रेशर रहता है तो ऊपर में यहाँ प्रेशर नहीं है। एटमॉस्फेयर के ऊपर के बाद नो प्रेशर, जीरो प्रेशर। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते चला जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? जैसे कि ये इसमें हवा ज़्यादा बढ़ गया था तो अंदर में एयर ज़्यादा हो गया, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो इसके कारण ये इसको अंदर में प्रेशर, एयर ज़्यादा होने के प्रेशर बढ़ गया तो ये इसको फुला देता है। एयर प्रेशर अंदर में इनक्रीज कर गया, बाहर में नॉर्मल है, ठीक है। बाहर में तो हवा ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन अंदर में हम फूंक करके इसमें हवा भर दिए तो ये इनक्रीज कर गया एयर प्रेशर, तो ये इसको फुला दिया। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी अंदर में हवा है और यहाँ पर एयर प्रेशर नहीं है ऊपर में, तो हमारे शरीर में अंदर में तो हवा पहले से है, बाहर में हवा नहीं है, तो हमारा शरीर भी जब एटमॉस्फेयर के बाहर चला जाएगा तो फूलने लगेगा इसी गुब्बारा के कारण। क्यों? गुब्बारा इसलिए फूला था कि अंदर में ज़्यादा एयर हो गया और बाहर में एयर नहीं था, तो अंदर का प्रेशर इंक्रीज कर गया तो गुब्बारा फूलने लगा। अगर हम लोग भी हमारे शरीर में भी एयर रहता है हमेशा, तो हम, और बाहर में हम लोग स्पेस में अगर चले जाएंगे तो स्पेस में तो एयर है नहीं, एटमॉस्फेयर है नहीं, तो क्या करेगा, हमारे शरीर का अंदर का हवा हमारे शरीर को फुलाने लग सकता है और हमारा शरीर एक्सप्लोड कर जा सकता है स्पेस में जा कर के, क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ के पास में ही है, इसलिए हम लोग सुरक्षित हैं। जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ते जाता है, हवा के कारण जो दबाव है, प्रेशर है, वो बढ़ते जाता है और नीचे में आके एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इतना ज़्यादा हो जाता है कि कभी कभी आप लोग कोई चीज़ ज़मीन में चिपक जाता होगा, सक्शन कप जो होता है तो उसको उठाने में, या कभी कभी आप लोगों का चप्पल जो है सो कभी किसी कीचड़ में स्टिक चिपक सा जाता होगा, तो उस चप्पल को खींचने में कभी कभी चप्पल टूट भी जाता है, बहुत मेहनत आप लोग को लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चप्पल और ज़मीन के अंदर का हवा
कम जाता है, तो जैसे ही हवा कम जाता है तो ऊपर का सारा हवा इसको दबा देता है नीचे। अब ये हवा आपको इस चप्पल को ऊपर उठाने ही नहीं देता है। तो यही कारण है कि क्यों कभी कभी हम लोग का चप्पल चिपक सा जाता है ज़मीन में। ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट हमारे सर पर जो है सो बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर, मुझे एग्जैक्ट अभी नंबर याद नहीं है, लेकिन आप कुल मिला करके ये समझ जाइए। एक मैंने एनसीईआरटी बुक में पढ़ा था, एक वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक ऐसा हेमिस्फेयर था, एक गेंद इधर से एक गेंद इधर से, इस दोनों को जोड़ दिया, इसके अंदर का सारा हवा निकाल दिया। उसके बाद कुल मिलाकर के 16 घोड़ा मिल करके भी इस दोनों को अलग नहीं कर पाया, इतना जोर से ये दोनों चिपक गया था। एक ये हेमिस्फीयर था और ये एक इधर से हेमिस्फीयर था, आधा गेंद जिसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो आधा गेंद इधर से आधा गेंद इधर से, इस दोनों को चिपका दिया उन्होंने। कैसे चिपका दिया? इसके अंदर का सारा हवा निकाल दिया तो दोनों चिपक गया। अब 16 घोड़ा मिल करके भी इस लोग को अलग नहीं कर पाया था। तो इतना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। चलिए, इसी के साथ आपका लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है और आप लोग क्वेश्चन आंसर जल्दी से बनाइए, जो प्रॉब्लम होता है वो पूछिए।